हाय हेलो एवरीवन। सो टेक्सटाइल स्पेस को ट्रैक करना स्टार्ट किया है रिसेंटली एंड इसी में एक स्मॉल कैप प्लेयर पे आज हम डिस्कशन करेंगे, काइटेक्स गारमेंट। सो इनका Q2 का रिजल्ट आया है तो नंबर्स देखेंगे, बिजनेस मॉडल को समझेंगे एंड आगे किस तरीके की अपॉर्चुनिटी लग रही है, इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। सो ये जो कंपनी है ये गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग के अंदर है। 1993 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी एंड इनका मेन काम क्या है, ये बेसिकली जो आपके इन्फेंट्स होते हैं, न्यू बॉर्न बेबी से लेकर के जो 24 मंथ्स तक के जो बेबीज होते हैं उनके लिए गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। अलग अलग कैटेगरीज के ड्रेसेस हो गए, देन आपके जो एसेसरीज होते हैं, सॉक्स है, ग्लव्स है, प्लस आपके जो बो वगैरह होते हैं, ये सारी चीजें कंपनी मैन्युफैक्चर करती है और एक्सपोर्ट करती है। एक्सपोर्ट का बिजनेस है इनका, यूएस के अंदर ये कंपनी एक्सपोर्ट करती है। तो ये सिंपल सा बिजनेस मॉडल है। स्टार्टिंग से ही कंपनी जो है वो इसी सेक्टर के अंदर रही है, गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग का ही काम किया है स्टार्टिंग से इन्होंने। केरला में इनका एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, सो वहीं से कंपनी ऑपरेट करती है। अब पॉइंट आता है कि अभी हम इसके ऊपर क्यों इतना बात कर रहे हैं, क्यों इतना डिस्कशन हो रहा है इस कंपनी के बारे में। सो बेसिकली इनकी जो मैनेजमेंट है, उन्होंने FY25 के स्टार्टिंग में एक बहुत जबरदस्त गाइडेंस दिया था अपने रेवेन्यू का, अपने ग्रोथ का। सो मैनेजमेंट का कहना था कि FY25 में हमारा जो टॉप लाइन है, हमारा जो रेवेन्यू है वो 1000 करोड़ का रहेगा पूरे पूरे FY25 के फाइनेंशियल ईयर के अंदर। अब अगर आप FY24 में यानी कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में इस कंपनी का रेवेन्यू देखोगे तो वो अराउंड 617 618 करोड़ के आसपास था। यानी YOY बेसिस पे मैनेजमेंट जो है वो ऑलमोस्ट 60 से 62% का ग्रोथ टारगेट कर रहा है अपने बिजनेस के अंदर। तो इतना जबरदस्त ग्रोथ का गाइडेंस दिया इन्होंने, इसीलिए आप देख रहे हो कि इतना ज्यादा एक डिस्कशन हो रहा है, एक अपॉर्चुनिटी का पॉइंट बन रहा है इस बिजनेस के अंदर। और उसमें भी एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, सो अगर आप इनका ये गाइडेंस वाला पार्ट देखोगे तो ये 1000 करोड़ का तो इन्होंने पूरे फाइनेंशियल ईयर का गाइडेंस दिया है, पूरे FY25 का गाइडेंस दिया है। लेकिन इसमें भी इन्होंने क्वार्टरली प्रोजेक्शन दिया है कि हर एक पर्टिकुलर क्वार्टर में हमारा रेवेन्यू का प्रोजेक्शन जो है वो कैसा रहने वाला है। जनरली हम क्या देखते हैं कि मैनेजमेंट क्या बोलता है कि पूरे साल में हमारा ये एक पर्टिकुलर गाइडेंस है, बट उसमें ऑफ कोर्स क्वार्टरली थोड़ा सा अप डाउन रह सकता है, लेकिन पूरे साल में हम ये नंबर अचीव करेंगे। इन्होंने क्या किया है, पूरे साल का गाइडेंस तो दिया ही है 1000 करोड़ का, प्लस उसके ऊपर से क्वार्टरली प्रोजेक्शन भी दे दिया है कि हर एक पर्टिकुलर क्वार्टर में हम कितना रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने बिजनेस से। तो Q1 में इनका टारगेट था 195 करोड़, ऑलमोस्ट इतना इन्होंने अचीव किया। Q2 में इनका गाइडेंस था 225 करोड़ का, और अभी जो इनका रिजल्ट आया है उसमें 220 221 करोड़ का रेवेन्यू इन्होंने रिपोर्ट किया, यानी लगभग गाइडेंस के अकॉर्डिंग ही परफॉर्मेंस आया है। और अगर आप अगले दो क्वार्टर देखोगे, यानी सेकेंड हाफ जो है इस फाइनेंशियल ईयर का, उसमें ये कंपनी ऑलमोस्ट 580 करोड़ का रेवेन्यू टारगेट कर रही है, जहां से इनका 1000 करोड़ का जो गाइडेंस है वो अचीव होगा। तो क्योंकि इतना जबरदस्त गाइडेंस इन्होंने रिपोर्ट करा है, गाइडेंस दिया है, उसके लिए एक इंटरेस्ट बनता है इनके बिजनेस के अंदर। अब अगर आप इस बिजनेस का पास्ट का ट्रेंड देखोगे, सो एक्चुअली 2018 के बाद से इनके जो दो फाइनेंशियल ईयर थे वो काफी अच्छे रहे थे। 2019 में भी अच्छी ग्रोथ थी और 2020 में तो और भी ज्यादा जबरदस्त ग्रोथ आई थी, बिकॉज उस टाइम पे हम देख रहे थे कि डिमांड वगैरह काफी अच्छा आ रहा है एंड गवर्नमेंट का भी एक पुश था मैन्युफैक्चरिंग को। लेकिन जो कोविड का ईयर आया उसमें ऑफकोर्स कंपनी का एक नेगेटिव ग्रोथ आया, और उसके बाद से आप देखोगे कि कोविड के बाद क्या हुआ, China+1 जो मैक्रो लेवल पे बहुत बार सुनते हैं कि ग्लोबली जो कंपनीज हैं जिनकी डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर काफी ज्यादा है, उन्होंने वहां से शिफ्ट करना स्टार्ट किया और अल्टरनेट ढूंढना वहां पे उन्होंने स्टार्ट किया। उसी के बाद से हमने डोमेस्टिकली भी देखा कि जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने काफी सारे स्कीम्स निकाले मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए, जैसे PLI एक बहुत बड़ा स्कीम था। तो इन सारी चीजों की वजह से इनकी डिमांड वापस से रिवाइव हुई, और कंपनी का FY22 में अगर आप रेवेन्यू देखोगे तो 788 करोड़ का रेवेन्यू था। मैनेजमेंट ने FY22 में जिस तरीके का डिमांड में रिवाइवल हो रहा था उसको देखते हुए गाइडेंस दिया था 780 से 800 करोड़ का, और अगर आप नंबर देखोगे तो ऑलमोस्ट उतना ही इन्होंने अचीव किया। इनफैक्ट डिमांड सिनेरियो इतना ज्यादा स्ट्रांग था, मैनेजमेंट इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट था अपने आउटलुक को लेकर के, कि इन्होंने 2025 के लिए प्रोजेक्शन दिया था कि 4000 करोड़ का टॉप लाइन हम अचीव करेंगे बाय FY25। यानी ऑलमोस्ट 5 गुना 6 गुना अपने रेवेन्यू ग्रोथ को लेके जाने का प्लान था इनका FY25 के अंदर, अगले 3-4 सालों के अंदर। लेकिन हुआ क्या, वी ऑल नो कि ग्लोबल रिसेशन का माहौल हुआ, मतलब 2023 में वॉर वगैरह स्टार्ट हुई, सप्लाई चेन इशू आया, फिर आपका इन्फ्लेशन काफी ज्यादा पीक पे चला गया, जिसकी वजह से ग्लोबली, क्योंकि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी है, तो वहां पे रिसेशन का माहौल हुआ, डिमांड एकदम से कम हो गई, और आप देखोगे कि इनका रेवेन्यू काफी तेजी से गिरा FY23 के अंदर। देन FY24 जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर था, उसमें कंपनी का फर्स्ट हाफ तो फिर से काफी खराब गया था,
लेकिन जो सेकंड हाफ है वहां पे इनका वापस से एक रिवाइव आना स्टार्ट हुआ। आई थिंक लास्ट ईयर के थर्ड क्वार्टर में इन्होंने रेवेन्यू में ऑलमोस्ट 140% का ग्रोथ दिखाया था, और फोर्थ क्वार्टर भी काफी अच्छा रहा था। उसी डिमांड सिनेरियो को, उसी ट्रेंड को देखते हुए इनकी मैनेजमेंट ने FY25 के स्टार्टिंग में ये 1000 करोड़ का रेवेन्यू का गाइडेंस दिया इस फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो ये इससे हमको क्या समझ आता है कि पिछले जो 3-4 क्वार्टर्स हैं इस कंपनी के लिए, वहां पे चीजें इंप्रूव होनी स्टार्ट हुई है, डिमांड सिनेरियो अच्छा हुआ है, मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस बढ़ा है, इसीलिए इतना स्ट्रॉन्ग गाइडेंस का प्रोजेक्शन दिया है उन्होंने इस फाइनेंशियल ईयर के लिए। अब बात आती है कि यहाँ से फैक्टर्स क्या क्या ड्राइव कर रहे हैं इनकी ग्रोथ को। तो इन्होंने ये 3 बड़े रीजंस दिए हैं जिसकी वजह से मैनेजमेंट को इतना कॉन्फिडेंस है अपने बिजनेस के आउटलुक को लेकर के। एक तो सबसे बड़ा पॉइंट क्या है कि इनका कहना है कि इंडिया की जो एक्सपोर्ट टेक्सटाइल मार्केट है वो ऑलमोस्ट 3 गुना हो जाएगी बाय FY2030, यानी अगले 5 साल के 6 साल के अंदर ये जो मार्केट $34 बिलियन की थी, ये $100 बिलियन की हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी अगले 6 साल के अंदर। तो एक तो इंडस्ट्री जब इतनी तेजी से बढ़ेगी, तब ऑफ कोर्स ये तो बहुत छोटा प्लेयर है, 600-500 करोड़ का तो एनुअल रेवेन्यू है, तो इनका ग्रोथ आने का बिल्कुल बिल्कुल एक सेंस बनता है, इतना जबरदस्त ग्रोथ ये कर सकते हैं। अब ये चीज कहां से होगी, तो एक तो हमने डिस्कस किया कि China+1 जो हम ग्लोबली सुन रहे हैं पिछले 3-4 सालों से, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इनफैक्ट अगर आप 2023 में देखोगे तो कंपनी ने ये डेटा भी शेयर किया है कि यूएस ने अपने गारमेंट्स और टेक्सटाइल का जो इंपोर्ट है वो 20% से भी ज्यादा के रेट से कम किया 3 एशियन कंट्रीज से, चाइना से, बांग्लादेश से, वियतनाम से। इन तीनों से इन्होंने 20% से भी ज्यादा का इंपोर्ट जो है वो कम किया 2023 से। इससे हमको क्या समझ में आता है कि बांग्लादेश में जो अभी 3-4 महीने पहले जो चीजें और खराब हुई है, पॉलिटिकली जो है वो अनस्टेबिलिटी आई है वहां पे बहुत ज्यादा, उससे पहले से ही यूएस ने वहां पे अपनी डिपेंडेंसी को कम करना स्टार्ट कर दिया है। और अब जो ये क्राइसिस हुआ है बांग्लादेश के अंदर, इसने उस ट्रेंड को और ज्यादा फास्ट कर दिया है। तो उसका बेनिफिट किसको मिलने का चांस है, इंडिया को उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने का चांस है, क्योंकि इंडिया का अगर आप टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट मार्केट देखोगे तो वो बांग्लादेश के कंपैरिजन में बहुत बहुत ज्यादा छोटा है। मतलब पहले ये जो गैप था वो ऑलमोस्ट 3.2 टाइम का था, अब ये गैप कम होकर के 2.5 टाइम का हो गया है। यानी 3.25 गुना बांग्लादेश का जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट का मार्केट है वो बड़ा था इंडिया के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट मार्केट के कंपैरिजन में। लेकिन ये जो गैप है वो एक तो यूएस वहां से डिपेंडेंसी कम कर रहा है 2023 से, प्लस जो अभी रिसेंटली ये क्राइसिस हुआ है इसकी वजह से ये गैप अब कम होकर के सिर्फ 2.5 गुना आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बांग्लादेश का ग्रोथ घट रहा है और इंडिया का ग्रोथ बढ़ रहा है। तो ये 2 बड़े ग्रोथ ड्राइवर हैं जिससे कंपनी को कॉन्फिडेंस मिल रहा है एंड डिमांड सिनेरियो इतना ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है इनकी मैनेजमेंट को। देन डोमेस्टिकली भी अगर हम बात करें तो वी ऑल नो कि PLI स्कीम जो 2020 से लॉन्च हुई है, उसने भी पूरे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट किया है। अब इसमें एक्सपेक्टेशन क्या है कि 10,000 करोड़ के आसपास का PLI स्कीम है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। लेकिन अभी रिसेंटली कुछ मंथ्स पहले जो हमारे जो टेक्सटाइल मिनिस्टर है गिरिराज सिंह जी, उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया था कि ये जो स्कीम है PLI की, इसको टेक्सटाइल से एक्सटेंड करके गारमेंट इंडस्ट्री तक भी लेके जाया जाएगा, यानी गारमेंट्स इंडस्ट्री को भी इस स्कीम के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। आई डोंट नो कि उसको अभी एग्जीक्यूट कर दिया नहीं किया, बट इस तरीके का डिस्कशन चल रहा है। तो ये जब होगा तो उससे क्या होगा, ऑफ कोर्स एक और आपको बूस्ट मिलेगा डिमांड के अंदर, ग्रोथ के अंदर। और साथ में हम देख रहे हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो लगातार काफी सारी कंट्रीज के साथ में FTA चल रहा है उनका, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चल रहा है। तो ये सारी चीजें भी एक और डिमांड बूस्टर देती है इनके बिजनेस को। तो ये इन चीजों की वजह से मैनेजमेंट इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि अगला जो कुछ साल है उसमें बहुत अच्छा ग्रोथ रहने वाला है इनका। सो इन्होंने नंबर्स वाइज भी दिया है। तो अगर आप चाइना और बांग्लादेश का दोनों का अगर आप टोटल एक्सपोर्ट टेक्सटाइल मार्केट देखोगे तो वो $200 बिलियन से भी ज्यादा है। और इनकी मैनेजमेंट का कहना है कि ये जो सारा अभी सिनेरियो बना है पिछले 3-4 साल में, चाइना से लोग शिफ्ट कर रहे हैं, बांग्लादेश में जो क्राइसिस हुआ है, इन चीजों की वजह से नियर टर्म में, इमीडिएट टर्म में ऑलमोस्ट 10% का जो अपॉर्चुनिटी है वो इंडिया की तरफ आ रहा है। सो ऑलमोस्ट ये आपका $20 बिलियन का अपॉर्चुनिटी बन जाता है इमीडिएट टर्म में। और अगर हम इसको नियर टर्म में देखें, यानी इसको अगर आप मीडियम टर्म में देखो, तो ऑलमोस्ट $100 बिलियन से भी ज्यादा का ये अपॉर्चुनिटी बन जाता है इंडियन टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स के लिए। अब इसमें केटेक्स गारमेंट क्या कह रही है कि इस इतने बड़े अनएड्रेस मार्केट को अगर हम सिर्फ 3.5% का भी, इतने बड़े मार्केट का सिर्फ 3.5% भी अगर हम सर्व कर पाते हैं, तो हमारा जो प्रोडक्शन का टारगेट है $0.55 बिलियन का, वो हम बहुत इजीली अचीव कर सकते हैं।
तो इससे हमको क्या समझ आता है कि अपॉर्चुनिटी का साइज बहुत बड़ा है, ये कंपनी बहुत छोटे लेवल पे अभी स्केल अप कर रही है, इनके लिए इंटरनली डिमांड बहुत अच्छा हो रहा है, एक्सटर्नली अगर हम चीजें देखें ये सारे फैक्टर जो है ये प्ले आउट कर रहे हैं कंपनी के लिए। सो इसीलिए मैनेजमेंट इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट है अपने आने वाले सालों के लिए, अपने आने वाले ग्रोथ को लेकर के। तो ऐसा नहीं है कि इन्होंने बस ऐसे ही आके नंबर्स अनाउंस कर दिए, उसके पीछे अगर आप देखोगे तो फैक्चुअल रीजंस हैं, एक्चुअली में ग्रोथ ड्राइवर्स हैं जो इनकी डिमांड को और ज्यादा स्ट्रांग बनाते हैं, इनके आउटलुक को और ज्यादा स्ट्रांग बनाते हैं। अब जनरली हम क्या देखते हैं, बिल्कुल कॉमन सेंस हमको लगाना है कि जब भी इतना ज्यादा अच्छा डिमांड होता है किसी भी बिजनेस में, किसी भी सेक्टर में, तो हम क्या देखते हैं कि मैनेजमेंट क्या करता है, एक्सपेंशन करता है। अगर वो एक बैंक है, एक एनबीएफसी है या कोई फाइनेंशियल कंपनी है, तो वो क्या करेगा, अपने ब्रांचेस बढ़ाएगा, अपने अपने हायरिंग बढ़ाएगा, मतलब ज्यादा से ज्यादा रिलेशनशिप मैनेजर्स को हायर करेगा, बिकॉज वहीं से उसकी ग्रोथ आएगी। अगर वो एक रिटेल कंपनी है तो वो क्या करेगी, अपने नंबर ऑफ रिटेल आउटलेट्स को बढ़ाएगी, जैसे कल्याण ज्वेलर बढ़ा रहा है, सेनको बढ़ा रहा है, आदित्य विजन बढ़ा रहा है। और अगर वो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो वो क्या करेगी, अपनी फैसिलिटी, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को बढ़ाएगी, कैपेसिटी एक्सपेंशन करेगी। सो वहीं पे अगर आप केटेक्स गारमेंट को देखोगे तो ये भी काफी ज्यादा कैपेक्स, काफी बड़ा कैपेक्स कर रहे हैं। अभी इनका एक ही मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है केरला के अंदर। अब ये कंपनी एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लेकर के आ रही है तेलंगाना के अंदर। तो इसका जो फर्स्ट फेज है वो एक्सपेक्टेड है कि इसी साल 2024 में दिसंबर के अंदर वो स्टार्ट हो जाएगा, उसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। और जो सेकंड फेज है वो नेक्स्ट ईयर 2025 में दिसंबर के अंदर उसका कमर्शियलाइजेशन हो जाएगा, उसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। अब इससे होगा क्या, आज के टाइम पे अगर आप इस कंपनी का जो प्रोडक्शन कैपेसिटी देखोगे, सो कंपनी पर डे ऑलमोस्ट 5 लाख यूनिट जो है वो प्रोड्यूस करती है पर डे। और मैनेजमेंट का बोलना है कि जब ये हमारा दोनों दोनों मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जब स्टेब्लिश हो जाएगा, कमर्शियलाइज हो जाएगा, इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, तो हमारा जो टोटल कैपेसिटी है वो डबल हो जाएगा। यानी ऑलमोस्ट 10.70 लैक्स के आसपास जो इनका पर डे यूनिट जो ये बनाते हैं, पर डे पीसेस जो बनाते हैं, वो 10.70 लाख तक चला जाएगा, जो अभी ऑलमोस्ट 5 लाख के आसपास है। तो डबल से भी ज्यादा इनका प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगा इस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के कमर्शियलाइज होने के बाद से। और जब आपका वो कैपेसिटी डबल होगा तो उसके बाद कंपनी कह रही है कि जब फुल प्रोडक्शन पे जब हम ऑपरेट करेंगे तो हमारा जो टॉप लाइन है वो 5,000 करोड़ का रेवेन्यू हम जनरेट करने का कैपेसिटी रखेंगे। अभी इस साल का गाइडेंस कितना है, 1,000 करोड़ का। और मैनेजमेंट कह रहा है कि जब ये सारी चीजें हो जाएंगी तब हमारा एनुअल रेवेन्यू जनरेशन करने की जो कैपेसिटी है वो 5,000 करोड़ का हो जाएगा। अब इन्होंने, जैसे अभी हमने कुछ साल पहले, थोड़े टाइम पहले डिस्कस किया कि 2025 में इनका टारगेट था कि 4,000 करोड़ का रेवेन्यू हम अचीव करेंगे, बिकॉज ये जो कंपनी एक्सपैंड कर रही है ये 2-3 साल पहले से ही इनका चल रहा था। बट बिकॉज बीच में वो ग्लोबली रिसेशन वगैरह आ गया, डिमांड खराब हो गया, तो ये सारे प्रोजेक्ट्स इनके डिले हो गए। और अब कंपनी कह रही है क्योंकि सारी चीजें इंप्रूव हो चुकी है, डिमांड रिवाइवल हो गया है, प्लस ये जो दो बड़े फैक्टर्स हैं, चाइना +1 देन आपका बांग्लादेश, उससे उसके साथ में एक और बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है कंपनी के पास में। तो कंपनी कह रही है कि ये कमर्शियलाइजेशन होने के बाद हमारा जो एनुअल रेवेन्यू है वो 5,000 करोड़ तक जाएगा। यानी यहां से 3-4 साल के अंदर इनका जो टॉप लाइन है वो 5,000 करोड़ तक जा सकता है। 1,000 करोड़ तो FY25 में आएगा, प्लस यहां से भी 4 टाइम ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी बनती है अगले 3 से 4 साल के अंदर। सो ये पूरा पिक्चर बन रहा है केटेक्स गारमेंट का, इसीलिए इतना ज्यादा डिस्कशन हो रहा है, इसीलिए हम डिस्कस कर रहे हैं इस कंपनी के ऊपर। अब अगर आप देखोगे तो इनको एक और अपॉर्चुनिटी, एक और एफिशिएंसी कहां से आ रही है। सो कंपनी जो अपना मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो तेलंगाना में स्टैब्लिश कर रहे हैं। अब इसके पीछे भी एक छोटी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन तेलंगाना में इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है उससे इनको एडवांटेज क्या हो रहा है, सबसे पहले तो जो वहां का लैंड का जो कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट 5% है केरला में जो लैंड का कॉस्ट है उसके कंपैरिजन में। तो यहाँ पे इंप्रूव एक इनको एडवांटेज मिलेगा। दूसरा पॉइंट क्या है, जो लेबर कॉस्ट है वो तेलंगाना में 50% कम है कंपेयर टू केरला। सो आई डोंट नो, मतलब अगर आप थोड़ा बहुत केरला को देखते हो तो वहां पे लेबर को लेकर के बहुत ज्यादा इश्यूज चलते हैं, वहां के उनके वेजेस को लेकर के, लेबर्स की अवेलेबिलिटी को लेकर के, प्लस वो जो आपका यूनियन वगैरह का जो इशू होता है, ये सारी चीजें केरला में बहुत ज्यादा होती है। तो जब कंपनी तेलंगाना में शिफ्ट कर रही है तो उसको उनको लेबर की अवेलेबिलिटी तो होगी, प्लस जो कॉस्ट है लेबर की वो भी 50% कम हो जाएगी। तो ये भी एक एडवांटेज रहेगा इनके पास। देन वाटर का जो कॉस्ट है वो भी 75% कम पड़ेगा कंपनी को वहां पे। और क्योंकि तेलंगाना इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा आपका कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट है, तो वहां पे रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी भी आपके पास रहेगी, जिसकी वजह से ऑफकोर्स आपका जो कॉस्ट है उसमें और ज्यादा एफिशिएंसी आएगी।
एंड तेलंगाना की जो वहाँ की लोकल गवर्नमेंट है उनका भी फोकस है कि वहाँ की लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट किया जाए। सो ऐसा डिस्कशन चल रहा है कि वहाँ की गवर्नमेंट भी कुछ ऐसा अनाउंसमेंट कर सकती है, कुछ ऐसा इंसेंटिव वगैरह प्रोवाइड कर सकती है वहाँ की मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को। तो इन सारी चीजों की वजह से क्या आएगा कि कॉस्ट एफिशिएंसी आएगा इस बिजनेस के अंदर। देन कंपनी क्या कर रही है अपने न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के अंदर, क्योंकि ये जो इनकी पुरानी वाली मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो 95 में बनी है केरला के अंदर, तो उसमें वही पुराना टेक्नोलॉजी पुराना इंफ्रा वगैरह यूज हुआ है। और मैनेजमेंट कह रहा है कि अब जो हमारी ये न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है इसमें सारा कुछ हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, तो इसकी वजह से कॉस्ट एफिशिएंसी आएगा। प्लस बहुत सारी चीजें हम इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, जैसे एसेसरीज हो गया या आपका पैकिंग मटेरियल हो गया, या फिर आपका बैकवर्ड इंटीग्रेशन के थ्रू, तो इनका कॉस्ट एफिशिएंसी और ज्यादा बढ़ेगा। जिसका मतलब ये हुआ कि रेवेन्यू ग्रोथ तो आपका 4x होने का टारगेट है, मतलब 5000 करोड़ तक जाने का चांस है ऑफकोर्स अगले 3-4 साल के अंदर। प्लस उसके साथ में क्योंकि ये सारा बेनिफिट मिलेगा, कॉस्ट एडवांटेज मिलेगा इकोनॉमिकली आपको, तो आपका मार्जिन बढ़ने का चांस है। ये कंपनी अपने पीक पे 34-35% का मार्जिन ऑपरेट करती थी, जो कि पिछले कुछ सालों में काफी ज्यादा गिर गया है। अभी तो कुछ टाइम पहले तक 15-14% तक चला गया था, लेकिन इस क्वार्टर में इनका मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है, 22% के आसपास आया है। और मैनेजमेंट ने बोला है कि अगर ये सारी चीजें जब प्ले आउट हो जाएंगी, जब एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो इनका मार्जिन फिर से 30% से ऊपर जाने का चांस है। तो उसका मतलब क्या है, टॉप लाइन ग्रोथ तो आएगा 4x का, प्लस मार्जिन एक्सपेंशन के साथ में एक सॉलिड ऑपरेटिंग लिवरेज मिलेगा कंपनी को, यानी बॉटम लाइन का ग्रोथ बहुत ज्यादा जबरदस्त रहने का चांस है इस कंपनी का। सो ये पूरा सिनेरियो बनता है केटेक्स गवर्नमेंट का, सॉरी केटेक्स गारमेंट्स का। अब कुछ रिस्क हैं इनके इस बिजनेस के, वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला और जो थोड़ा सा बड़ा रिस्क लगता है इस कंपनी के साथ में, कि इनके जो प्रोमोटर हैं मिस्टर जेकब, उनका थोड़ा सा पॉलिटिक्स की तरफ थोड़ा सा ज्यादा मतलब इन्वॉल्वमेंट है। उनकी खुद की एक पार्टी भी, आई थिंक 2020 करके पार्टी का नाम है उनका, पॉलिटिकल पार्टी है। और इस इन्वॉल्वमेंट की वजह से कुछ साल पहले केरला स्टेट के अंदर उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम भी देखना फेस करना पड़ा था, काफी सारे एलिगेशंस लगे थे उनके ऊपर, जिसकी वजह से उनका ये जो बिजनेस है केटेक्स गारमेंट, इसको भी ऑपरेशनली काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ा था, लेबर वाइज या और भी सारे ऑपरेशंस वाइज इनको थोड़ा सा इंपैक्ट देखना पड़ा था। एंड ये भी एक बड़ा रीजन है कि क्यों कंपनी ने जो अपना मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो केरला से शिफ्ट करके तेलंगाना में लेके गए। ऑफकोर्स वहां की गवर्नमेंट ने इनको वेलकम किया है, लेकिन क्योंकि आपकी जो इन्वॉल्वमेंट है पॉलिटिकली, वो एक रिस्क जरूर लगता है। ऑल्दो इनके प्रोमोटर का कहना है कि मेरा ये पर्सनल एस्पिरेशन है, मेरी खुद की ये इन्वॉल्वमेंट है पॉलिटिक्स की तरफ, उसका मेरे बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। बट वी ऑल नो कि अगर आप बिजनेस भी रन कर रहे हो, एक्टिवली इन्वॉल्व हो बिजनेस के साथ में, एंड देन आपका पॉलिटिकल पार्टी खुद का है, तो कल को चल के कुछ भी ऐसा कुछ इशू जरूर हो सकता है ऑपोजिशन से, या कोई भी ऐसा एक्सटर्नल इशू आपके आपके बिजनेस को जो फेस करना पड़े, वो रिस्क जरूर एक रहता है ऐसे बिजनेस के साथ में। तो ये एक थोड़ा सा बड़ा कंसर्न लगता है। दूसरा इसके साथ में, क्योंकि ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है बिल्कुल ही, तो जैसे अभी हमने देखा कि 2022-23 में जो रिसेशन का माहौल बना, उसकी वजह से इनका ग्रोथ एकदम से घट गया, तो वो रिस्क भी एक इस बिजनेस के साथ में रहेगा। देन एक और आप रिस्क बोल सकते हो कि जो इनका जो रॉ मटेरियल है उसके प्राइसेस अगर फ्लक्चुएट होते हैं सीजनैलिटी की वजह से, तो वो भी इनके मार्जिन को, इनके बिजनेस को नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकता है। तो ये 2-3 रिस्क हैं इस कंपनी के साथ में, जो ऑफकोर्स हमको कंसीडर करने चाहिए इनको देखने से पहले। बट अब अगर हम अपॉर्चुनिटी वाइज देखें तो अपॉर्चुनिटी कैसे लगती है। अपॉर्चुनिटी अगर आप देखोगे तो इनका जो करंट पी मल्टीपल देखोगे तो 44-45 के आसपास का स्टॉक पी मल्टीपल इनका ट्रेड कर रहा है। अगर हम अर्निंग ग्रोथ देखें कंपनी की, तो इनका FY24 में जो एनुअल प्रॉफिट था वो 57 करोड़ के आसपास था। इस साल फर्स्ट हाफ के अंदर कंपनी ने 64 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट करा है, मतलब पिछले पूरे साल का जो सॉरी रेवेन्यू नहीं, प्रॉफिट रिपोर्ट करा है। तो पिछले पूरे साल का जो प्रॉफिट था 57 करोड़, उससे भी ज्यादा इन्होंने अचीव कर लिया है इस साल के फर्स्ट हाफ के अंदर। 64 करोड़ ऑलरेडी अचीव कर चुकी है कंपनी। और जैसे अभी हमने इनका क्वार्टरली प्रोजेक्शन देखा था, तो उसके अकॉर्डिंग सेकंड हाफ में कंपनी का कितना रेवेन्यू आने का चांस है, 580 करोड़ का। 580 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी प्लान कर रही है सेकंड हाफ के अंदर। अब इनका अगर आप पैट मार्जिन देखोगे Q1 में और Q2 में, तो Q1 में 14% का पैट मार्जिन था, Q2 में बढ़ करके 17% का पैट मार्जिन हुआ है। और जिस तरीके की कॉस्ट एफिशिएंसी इनकी आ रही है, ऑफ कोर्स उसमें मार्जिन और इंप्रूव होने का चांस है अगले दोनों क्वार्टर्स के अंदर। लेकिन स्टिल अगर हम थोड़ा सा कंजर्वेटिव एस्टिमेट लें और 580 करोड़ के ऊपर अगर आप 16-17% का भी पैट मार्जिन लेते हो, स्टिल इनका जो पूरे साल का जो नेट प्रॉफिट निकल करके आता है FY25 का, वो लगभग 140 करोड़ का आता है।
FY24 में प्रॉफिट था 57 करोड़, सो FY25 में कितना होने का चांस है, 140 करोड़ के आसपास। और क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप है 4300 करोड़, तो अगर आप इनका फॉरवर्ड पी देखोगे तो 30 के आसपास का फॉरवर्ड पी निकल करके आता है इस स्टॉक का। यानी वैल्यूएशन वाइज अगर हम देखें तो बहुत ल्यूक्रेटिव लगता है ये स्टॉक। बिजनेस का ग्रोथ ऑलरेडी 60% का एक्सपेक्टेड है, एग्जीक्यूशन अच्छा चल रहा है कंपनी का इस साल का। अगले 3 से 4 साल में एक्सपेक्टेड है कि 4 गुना ये रेवेन्यू ग्रो कर सकता है कंपनी का। कॉस्ट एफिशिएंसी की वजह से मार्जिन्स लगातार इंप्रूव हो रहे हैं और आगे और इंप्रूव होने का चांस है, जिसकी वजह से प्रॉफिट का ग्रोथ जबरदस्त मल्टीफोल्ड रहने का एक्सपेक्टेड है। तो ऐसा बिजनेस हमें ऑलमोस्ट 30 के पी मल्टीपल पे दिख रहा है करंट लेवल पे, तो अपॉर्चुनिटी तो बहुत अच्छी लगती है वैल्यूएशन वाइज। बट क्योंकि जो हमने वो रिस्क इनके डिस्कस किए, कुछ जो 2-3 रिस्क है स्पेसिफिकली, जो वो पॉलिटिकल वाला जो रिस्क है वो थोड़ा सा ज्यादा बड़ा रिस्क लगता है पर्सनली मुझे। सो उसको देखते हुए आई नो कि अपॉर्चुनिटी तो बहुत अच्छी है, ल्यूक्रेटिव अपॉर्चुनिटी है, बट ऐसे स्टॉक में मैं कभी भी बड़ा एलोकेशन नहीं ले पाऊंगा, बिकॉज आई नो कि वो जो फैक्टर्स है वो कहीं ना कहीं इनके इनके बिजनेस ऑपरेशंस को थोड़ा सा इम्पैक्ट कर सकते हैं। सो उसको देखते हुए बड़ा एलोकेशन तो मैं ऐसे स्टॉक में कभी भी नहीं ले पाऊंगा। लेकिन क्योंकि वैल्यूएशन वाइज इतना ज्यादा अच्छा डील लगता है, 30 का मल्टीपल है, और क्योंकि हमारा जो फ्रेमवर्क है एक्टिव इन्वेस्टिंग का, वो हमको एक एक बहुत बड़ा एडवांटेज देता है कि अब हम अपने डाउनसाइड को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मतलब क्या, हमको क्या करना है, हर एक क्वार्टर में बिजनेस को ट्रैक करना है, कॉन्स्टेंटली ट्रैक करना है। एंड आगे अगर कभी भी ऐसे बिजनेस में हमको दिखेगा कि कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है या प्रॉब्लम आ चुका है, तो हमको क्या करना है, या तो एलोकेशन कट करना है या एलोकेशन बिल्कुल ही एग्जिट करना है ऐसे स्टॉक से, ऐसे बिजनेस से। तो वो जो हमारा फ्रेमवर्क है एक्टिव इन्वेस्टिंग का, वो हमको एक एडवांटेज देता है कि अपने डाउनसाइड को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो उसकी वजह से मतलब बहुत हाई एलोकेशन तो नहीं, टॉप एलोकेशन के अंदर तो मैं कभी प्रेफर नहीं करूंगा ऐसे स्टॉक को, बट ऑफ कोर्स एक डिसेंट एलोकेशन के साथ में इस पूरे अपॉर्चुनिटी को प्ले किया जा सकता है, बेट किया जा सकता है, बिकॉज री रेटिंग का बहुत सॉलिड चांस है, 30 का पी मल्टीपल है, एंड ये बहुत इजीली 50-60 तक जाने का चांस बनता है अगर कंपनी का ऐसा परफॉर्मेंस रहता है आने वाले क्वार्टर्स में। फर्स्ट क्वार्टर के बाद अगर हम इसको डिस्कस करते हैं तब ऑफ कोर्स थोड़ा सा ये रहता है कि एक बार फर्स्ट हाफ का इनका एग्जीक्यूशन देख ले, लेकिन फर्स्ट हाफ में मैनेजमेंट ने जैसा गाइडेंस दिया था बिल्कुल वैसा परफॉर्म किया है, और सेकंड हाफ का और अच्छा ग्रोथ का ट्रेंड लग रहा है। तो अगर वो चीज होती है, मतलब इसके बाद थर्ड क्वार्टर में कंपनी की और ऐसी ही परफॉर्मेंस आती है, तो वहां पे क्या पॉइंट बनेगा, एलोकेशन और बढ़ेगा। देन फोर्थ क्वार्टर में अगर फिर से ऐसा परफॉर्मेंस आता है तो अगेन क्या करना है, एलोकेशन और बढ़ेगा। तो वो चीज है, एक डिसेंट एलोकेशन लेकर के इसको प्ले किया जा सकता है। बाकी ट्रैकिंग तो हमको करना ही है, जिसकी वजह से हमारा डाउन साइड प्रोटेक्टेड रह सकता है। बाकी देखेंगे जो जो अपडेट आएगा वो डिस्कस करते रहेंगे। आपकी जो भी डाउट्स है शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।